गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो संभावित होते हैं हर परीक्षाओं में आने के लिए, और खासकर का आपके सामने पेपर है जीडी का, और यूपीएसआई का भी पेपर है, और एमटीएस का पेपर है। इसके अलावा भी और कोई भी पेपर की तैयारी आप कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वायुमंडल से जो क्वेश्चन संभावित होते हैं आते हैं, एक एक टॉपिक ऐसे हम कंप्लीट करवाएंगे आपको, और ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन आपको बताएंगे जो बार बार मतलब रिपीटेड होते हैं, मतलब वो क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों की एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको एक बार अगर उनको तैयार कर लेंगे ना, तो उनसे गड़बड़ी नहीं होती है क्वेश्चन से। नए क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं पेपर में, ज़्यादातर तो क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं कि वो पूछे जगह रहते हैं फिर से आ जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन वायुमंडल से देखेंगे, वायुमंडल के जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उनको देखेंगे, और ये मान के चलिए कि संभावित क्वेश्चन होते हैं, ये अक्सर आते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ दिया है, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है, तो जलवाष्प होता है। वायुमंडल में जलवाष्प बड़ी मात्रा में पाया जाता है। जलवाष्प गैसों में नहीं आता है, जल का वाष्प होता है, जानते हैं। जो गैसें होती है, जैसे आप नाइट्रोजन जानते हो कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस जो है नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। लेकिन नाइट्रोजन क्या होता है, अन्य गैसों से क्रिया करके दूसरे गैसों में बदलता रहता है, लेकिन क्योंकि वो अस्थायी नहीं रह पाता, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है, बहुत सारी चीज़ों में बन जाता है वो। तो जो सर्वाधिक अस्थायी तत्व है वो है जलवाष्प है। वायुमंडल में देखिए, अगर क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, तब जाके नाइट्रोजन हो जाएगा, कि सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है, तब जलवाष्प होगा। जैसे नीचे वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें वायुमंडल में सर्वाधिक सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है, तो नाइट्रोजन होती है। क्वेश्चन की प्रकृति कैसे पूछी जाती है ये भी आपको पेपर में समझना होगा, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवाने चल रहा हूँ, ताकि आप एग्जाम में गड़बड़ी ना करें। वायुमंडल में सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा होगा, जलवाष्प होगा। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है, नाइट्रोजन होगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस मतलब निष्क्रिय गैस, जो किसी से क्रिया ना करे। अक्रिय गैस मतलब समझ गए ना, निष्क्रिय गैस बोलते हैं जो किसी से क्रिया ना करे। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है, तो आर्गन होती है। आप वायुमंडल का क्रम खोलेंगे, आपकी किताब में दिया होगा, देखेंगे तो ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको। वायुमंडल में मुख्यतः गर्म होता है। वायुमंडल मुख्यतः किसकी वजह से गर्म होता है, पृथ्वी के विकिरण से। पृथ्वी का विकिरण मतलब समझते हैं, सूर्य से आने वाली किरणें गर्मी लाती हैं पृथ्वी पर। उसके बाद पृथ्वी उसको अवशोषित कर लेती है, लेकिन रात में जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है तो सारी विकिरण सारी गर्मी को वापस निकालती है। तो ये वायुमंडल में गर्मी आकर रुकती है, इसलिए वायुमंडल गर्म हो जाता है। जानते रहेगा, पृथ्वी के विकिरण से गर्म होती है। वायुमंडल में कौन सी, वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा का क्रम क्या है, मतलब बढ़ती मात्रा मतलब सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो वायुमंडल में अगर चार पांच गैसें लेंगे तो उसमें सबसे कम ओजोन, उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन, और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। ये आप जानते हो, जानते रहेगा, तीन चार गैसों का क्रम जानते रहेगा कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके बाद ओजोन होता है। ठीक, अगर उल्टा पूछेगा, सबसे ज़्यादा सबसे कम ओजोन होगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उसके बाद ऑक्सीजन होगा, उसके बाद नाइट्रोजन होगा। तो क्रम आप जानते रहेगा, सबसे ज़्यादा सबसे कम से सबसे ज़्यादा, तीन चार गैसों का क्रम पता होना चाहिए आपको। अगला है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कई बार हमने आपको बताया भी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है कांच घर जैसा व्यवहार करती है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी। ग्रीन हाउस प्रभाव मतलब वैश्विक तापन, मतलब कि पृथ्वी का गर्मी बढ़ाना। पृथ्वी पर गर्मी बढ़ाने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि ये कांच की तरह व्यवहार करता है। जैसे कांच अपने अंदर गर्मी तो आने देता है, लेकिन अपने अंदर से गर्मी बाहर नहीं जाने देता, क्योंकि कांच ऊष्मा का कुछ अलग होता है। वैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड भी करती है। गर्मी तो सूर्य के साथ आने देती है पृथ्वी पर, लेकिन पृथ्वी पर जो गर्मी आ जाती है उसको वापस वायुमंडल में जाने नहीं देती, यहीं रोक लेती है। यही कारण है, वायुमंडल मतलब अंतरिक्ष में नहीं जाने देती। यही कारण है कि हमारा वायुमंडल धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है, मतलब जो परावैंगनिक किरणें आती हैं उसकी बात कर रहा है। कौन सी गैस अच्छा करती है, ओजोन गैस अच्छा करती है। आप पढ़े होंगे, परावैंगनिक किरणों से ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। तो जो ओजोन परत होती है उससे उसमें ओजोन गैस पाई जाती है, उसी से हमारी रक्षा होती है। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि प्रक्रिया क्या कहलाता है, अभी हमने बताया था। मतलब कि जो पृथ्वी भूपृष्ठ मतलब पृथ्वी की पृष्ठ से परिवर्तित अवरक्त विकिरण, मतलब वही जो गर्मी पृथ्वी से निकलती है रात को, और उस विकिरण के अवशोषण भू द्वारा वायुमंडल के तापमान में वृद्धि, मतलब पृथ्वी से वो किरणें निकली और वायुमंडल में जाकर वायुमंडल के ताप को बढ़ा देती हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अभी ऊपर हमने जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले।
वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो लगभग 78% है। आप जानते हो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस ही मिलती है, याद रखिएगा इसको। और ऑक्सीजन कितनी है? 20 दशमलव कुछ है, मतलब कि आप मान सकते हो लगभग 21%। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। और हमें क्या चाहिए? हमें ऑक्सीजन चाहिए। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल से ऊपर ऊपर की ओर जाने पर, पृथ्वी की धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल में विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम बताएं। पढ़े होंगे आप ज्योग्राफी में से। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। जैसे पृथ्वी का धरातल है, इसके ऊपर यहाँ क्षोभ मंडल मिलेगा चारों तरफ, इसके ऊपर समताप मंडल मिलेगा, इसके ऊपर आयन मंडल मिलेगा, इसके ऊपर इसके ऊपर मध्य मंडल मिलेगा, उसके ऊपर आयन मंडल मिलेगा, फिर उसके ऊपर बाह्य मंडल मिलेगा। मतलब कि आप लिख सकते हो 6 क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, 6 क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आक मात्रा लगा दें, आयन मंडल। छसमा लिख सकते हो, छमा एक प्रकार से आप याद रख, छसमा याद कर लोगे तब भी याद हो जाएगा। वैसी क्रम में क्षोभ, समताप, मध्य, आयन। उसके बाद एक वायुमंडल होता है, आप जानते हो। अगला क्वेश्चन है, किस मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है? क्षोभ मंडल को कहा जाता है, क्योंकि क्षोभ मंडल में बहुत सारी गैसों का निर्माण होता रहता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है, क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। पृथ्वी के पृष्ठ से जो गर्मी निकलती है उससे ये गर्म हो जाती है, इसलिए क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मध्य सीमा कहा जाता है। इसका नाम जानते रहिएगा। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है, क्योंकि नीचे सबसे ज़्यादा भारी गैसें पाई जाती हैं। आगे देखते हैं, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन के इसके कारण होते हैं, तो क्षोभ मंडल में होते हैं। और मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल, क्योंकि यहीं बादल बनते हैं, यहीं पर बारिश होता है। सब सारी घटनाएं मौसम संबंधी समस्त घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। आप इसको समझे होंगे तो ऐसे भी क्वेश्चन सरल है। वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होता है? तो ये समताप मंडल में होता है, जानते रहिएगा। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। समताप मंडल में आप पढ़े होंगे, समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में फैला हुआ मुख्यतः समताप मंडल में है। हवाई जहाज भी समताप मंडल में उड़ते हैं, आप पढ़े होंगे। आगे देखते हैं, बाहरी वायुमंडल में ओजोन परत हमारी मदद करती है, किससे मदद करती है? परावैंगनिक किरणों से। आगे देखते हैं, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो 1013.25 मिलीबार होता है। वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क। शुष्क मतलब ठंडी होती है, तब वायुदाब ज़्यादा होता है हमारे शरीर पर, या फिर हमारे वायुमंडल में वायु का भार बहुत ज़्यादा होता है। ठंडी वायु भारी होती है, जानते हैं आप, तो जब भारी वायु है तो दाब ज़्यादा देगी। गर्म वायु हल्की होती है, ये भी आप जानते हैं। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक होती है? अगर जैसे कि वायुदाब अचानक कम हो रहा है तो इससे क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि तूफान आने वाला है, जानते रहेगा। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है सामान्य वायुदाब पाया जाता है। सामान्य वायुदाब कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है सागर तल पर। ये जो सामान्य वायुदाब पाया जाता है ये सागर तल पर पाया जाता है। एक मिनट, सामान्य वायुदाब सागर तल पर पाया जाता है। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? 7 है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक होता है? 5 अंश तक होता है, ये भी आप जानते रहेगा। मुख्यतः 5 अंश से होता है। जैसे ये पृथ्वी के इसके दोनों, ये जैसे 0 अंश गई है तो इसके इधर 5 अंश और इसके इधर 5 अंश तक मुख्यतः विस्तार होता है। बाकी तो यहाँ तक 90 अंश होता है, आप पढ़े होंगे। ये वाला भी पढ़े होंगे, डोल ड्रम पेटी। ये जो लिखा गया डोल ड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? 5 अंश उत्तरी अक्षांश, 5 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाई जाती है। डोल ड्रम पेटी की विशेषता क्या है? कि यहाँ निम्न दाब एवं शांत पवनें होती हैं। थोड़ा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये जो बीच वाला क्षेत्र जिसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र बोलते हैं, यहाँ पर मौसमी संबंधी मतलब यहाँ पर हवाएं बहुत तूफान जैसी हवाएं नहीं चलती हैं। ये बहुत शांत रहता है ये क्षेत्र, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पवनें सीधा ऊपर उठती हैं, इसलिए इसको डोल ड्रम पेटी, शांत पेटी कहते हैं। तो यही पूछा है, डोल ड्रम क्षेत्र की विशेषता क्या होती है? इसे निम्न वायुदाब पेटी। यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है तो हवा का दाब, हवाएं बहुत गर्म होती हैं, इसलिए हवाओं में दाब बहुत कम होता है। अभी हमने बताया ठंडी हवाएं भारी होती है तो उसमें दाब ज़्यादा होता है, ये गर्म हवाएं हल्की होती हैं, यहाँ पर दाब कम होता है। आइए कुछ क्वेश्चन और से देख लेते हैं, हालांकि आप शायद पहली बार इनको देखेंगे। दहाड़ता चालीसा क्या है? तो दक्षिण गोलार्ध में जो 40 अंश अक्षांश पे हवाएं चलती हैं उन्हें दहाड़ता चालीसा कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि बड़ा तेज चलती हैं, बहुत जब चलती हैं बहुत तेज आवाज़ करती रहती हैं।
भयंकर 50 चलते हैं, 50 अंश अक्षांश पे, 40 अंशांश पे जो चलती है वो दाहड़ता 40 बोली जाती है, जो 50 अंश अक्षांश पे चलती है उसे भयंकर 50 कहते हैं। और चीखता 60 दक्षिणी अक्षांश में, ध्यान दीजिए सब दक्षिणी, पृथ्वी का ये गोलार्ध है, इसके दक्षिणी पार्ट में इधर वाले क्षेत्र में चीखता 60 अक्षांश पे चलती है, जानते रहेगा। ये तमाम चीज़ें आप जब वायुमंडल पढ़ेंगे ना या फिर पढ़े होंगे तो आपको मिलेगा ये सब। मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है? हवाओं का रुख बदलना। मानसूनी हवाएं होती हैं। मानसूनी हवाएं कैसी होती हैं? ये निम्न दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती हैं, तो इससे हवाएं को मानसूनी हवाएं कहते हैं। आपको ये सब हवाओं में पढ़ाया गया होगा, बस आप इनको जानते रहिए, क्योंकि कभी कभी जब पेपर में आता है ना तो वो गड़बड़ कर जाता है। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं? फान हवाएं कहा जाती हैं। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉकी पर्वतों की पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? चिनूक कहा जाता है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चिनूक हवाएं नाम जाना जाता है। जैसे अपने यहाँ पर पुरवैया चलती है या फिर पछुआ चलता है, वैसे उधर चिनूक चलता है, फान चलती हैं हवाएं। कौन सी वायु स्विट्जरलैंड के उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है? फान हवाएं बहती हैं। पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती हैं भूमध्य रेखा के 30 अंश से 60 अंश उत्तर दक्षिण अक्षांशों के बीच। अपने यहाँ तो बहती ही होगी, वही है। यहाँ कह रहा है समुद्री समीर बहती है दिन के समय में। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा। व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती है? उष्मा का संवहन के कारण होती है। सिराको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? स्थानीय पवन के लिए। सिराको एक स्थानीय पवन है, जैसे अभी आपने फान सुना, चिनुक सुना, वैसे ही। डोलड्रम क्या है? अभी बताते शांत पेटी, डोलड्रम पेटी ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का एक क्षेत्र है, यहाँ लिखा है उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी है, इसे डोलड्रम पेटी या फिर शांत पेटी कहते हैं। तो ये हवाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। एक दो बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हवाओं से जो क्वेश्चन आते हैं इससे बाहर नहीं आते। दरअसल जो हमारा आयोग होता है, जो या फिर जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं। अगर आप एक एक चैप्टर अलग कर करके उसके रिपीटेड क्वेश्चनों को तैयार कर डालो तो आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत करके आओगे ही नहीं। करंट अफेयर अलग से तैयार कर लेना बस। तो ये उसी का एक तरीका है। धीरे धीरे तैयार करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ये वायुमंडल के वे संभावित क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे, तो इनको आप जरूर तैयार रखिएगा। चाहे कापी में नोट करके रख लीजिए, चाहे आप इसको 2-3 बार वीडियो देखकर याद कर डालिए, जैसा भी आपको सही पड़े। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी और बहुत सारे वीडियो ऐसे ही डाले जाएंगे जो आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन करवा सकते हैं आपके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।